हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप अपने 6th सेमेस्टर में आ चुके हैं और आपको जैसा कि पता है कि मैं आपके BA 6th सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर 1 की क्लास शुरू कर दी है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स 2024 में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि आने वाले वर्षों में जो भी स्टूडेंट्स होंगे 25, 26, 27, 28 आने वाले किसी वर्षों में, तो उनके लिए भी यही टॉपिक होगा, यही सिलेबस होगा। और आपका जो सिलेबस है सोशियोलॉजी पेपर 1 का, वो है भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत। क्योंकि जिन भी यूनिवर्सिटी में NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके अनुसार आप सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, आपके पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, मगर आपका सिलेबस और आपके सिलेबस के टॉपिक सेम होंगे। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ। जो मैं आपको करवाती हूँ आप उसको पूरा पढ़िए, क्योंकि यही आपका टॉपिक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 5 हम शुरू कर चुके हैं और आपके सभी क्लास लगातार चैनल पे आ रही हैं आपके पेपर 1 की, और पेपर 2 का भी सिलेबस जल्द डिस्कस करने वाली हूं आप लोगों के साथ। तो यूनिट नंबर 5 में आपको MN श्रीनिवास के बारे में पढ़ना है। भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध। तो इन्होंने जो अवधारणा दी है संस्कृतिकरण पर, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और प्रमुख जाति, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने MN श्रीनिवास के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में और संस्कृतिकरण की अवधारणा, परिभाषा, अर्थ और विशेषताएं सब इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो आपने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वीडियो पूरा वॉच करने के बाद आप संस्कृतिकरण को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक टॉपिक। फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता हो या आपकी लिखित परीक्षा होती हो, दोनों के लिए। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अच्छे से आपके सारे टॉपिक को करा सकूं, ताकि एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम पश्चिमीकरण को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमीकरण की अवधारणा समझेंगे। तो देखिए, भारतीय समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने भारत में धार्मिक, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए 2 प्रमुख अवधारणाओं का विकास किया। पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा है पश्चिमीकरण। तो इन्होंने इन दोनों अवधारणाओं का विकास किया। तो संस्कृतिकरण के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं और आज हम पश्चिमीकरण को समझने वाले हैं। तो देखिए, MN श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक, देखिए MN श्रीनिवास की पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो इसी पुस्तक में इन्होंने हमारे भारत में अंग्रेज़ों के लंबे समय तक शासनकाल के दौरान, हमारे भारत में जैसा कि अंग्रेज़ों का शासन था, तो उनके शासनकाल के दौरान भारत के समाज में, भारत के जो समाज था उनके संपर्क में आया, और उनके संपर्क में आने से जो भी परिवर्तन भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में उत्पन्न हुआ, उसी प्रक्रिया को इन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दे दिया। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इनकी जो पुस्तक है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, इसी बुक में उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है, प्रस्तुत की है। उन्होंने ये लिखा कि हमारे भारत में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया। तो अंग्रेज़ों का जब शासन काल था भारत में, तो उस दौरान जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो अपनी संस्कृति लेकर आए, अपना रहन सहन, अपना कल्चर सब कुछ लेकर यहाँ आए। तो यहाँ आने पर भारतीय समाज के लोग थोड़ा उन जैसे रहने का प्रयास करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय समाज उनके संपर्क में आया और भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन जो था वो वेस्टर्न टाइप का था, यानी कि यूरोप का जो कल्चर था, यूरोप की जो संस्कृति थी, उसको भारतीय समाज ने, भारत के लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। तो उसी प्रक्रिया को उन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दे दिया कि अंग्रेज़ जो हैं, यानी यूरोप का जो कल्चर है, जो रहन सहन है, जो संस्कृति है, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी उनका सब कुछ जीवन जीने का स्टाइल है, वो भारतीय समाज के लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, उसी तरह से रहना शुरू किया। तो उसी प्रक्रिया को उन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दे दिया। और पश्चिमीकरण भी एक सामाजिक प्रक्रिया, एक सामाजिक परिवर्तन होता है, जिस तरह संस्कृतिकरण एक सामाजिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृतिकरण में निम्न जातियाँ अपने उच्च जातियों को आदर्श मानकर उनके जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयास करती हैं, जबकि MN श्रीनिवास ने जो पश्चिमीकरण की अवधारणा दी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उनकी संस्कृति से भारतीय समाज उनके संपर्क में आया, तो उनसे बहुत कुछ सीखा।
तो उसको वो जो परिवर्तन हुआ वो पश्चिमीकरण है। अब देखिए एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है, उन्होंने पश्चिमीकरण के संदर्भ में लिखा कि किसने लिखा? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा। क्या लिखा? देखिए कि अंग्रेज़ों के 150 वर्षों से अधिक समय के 150-200 वर्षों लगभग उन्होंने शासन किया था भारत में। तो उन्होंने लिखा, जब उन्होंने लिखा रहा होगा तो इतना टाइम चला रहा होगा, तो 150 वर्षों से अधिक समय के शासनकाल के परिणाम स्वरूप यानी उसके बाद भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। एवं यह जो शब्द है, कौन सा शब्द? जो पश्चिमीकरण शब्द है, यह प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा तथा मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तन को आत्मसात करता है। यानी कि जो पश्चिमीकरण शब्द है उस शब्द के अंतर्गत ये सारे परिवर्तन आ जाते हैं। फिर चाहे अंग्रेज़ों के रहन सहन हो, उनका वेशभूषा हो, उनका खाना पीना हो, उनकी भाषा, उनका मूल्य, उनकी विचारधारा, उनकी प्रौद्योगिकी, सब कुछ में जो परिवर्तन आया उसी को उन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दे दिया। अब हम समझेंगे पश्चिमीकरण का अर्थ। देखिए अवधारणा जब मैं आपको बताती हूँ तो वहीं से आप अर्थ समझ जाते हैं, मगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप किस तरह लिखोगे? अवधारणा पूछे तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया उस तरह आपको लिखना होगा। अब थोड़ा पश्चिमीकरण का एकदम सामान्य अर्थों में अर्थ समझ लीजिए कि ये पश्चिमीकरण है क्या चीज़। देखो पश्चिमीकरण का एकदम साफ अर्थ बताया जाए, एकदम छोटा सा, तो यही है कि यूरोप की जो संस्कृति थी, जो रहन सहन है, उसको अपनाना भारतीय लोगों के द्वारा, वो क्या है? पश्चिमीकरण है। देखिए पश्चिमीकरण की अवधारणा अत्यंत व्यापक है और व्यापक होते हुए भी इसकी जो अवधारणा है इसमें जटिलता भी है। इसमें भारतीय समाज में होने वाले उन सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर परिवर्तन हुए हैं। और देखिएगा अभी आगे मैं आपको पश्चिमीकरण के परिणाम बताऊंगी कि पश्चिमीकरण भारतीय समाज में जब हुआ तो फिर उसके क्या क्या परिणाम आए, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो इंग्लिश यानी कि उनके जैसी पढ़ाई शिक्षा का प्रसार हुआ, ये भी तो हमने उनसे सीखा, उनकी सभ्यता। अब देखो अंग्रेज़ जैसा कपड़ा पहनते हैं वैसा भारतीय लोगों को भी अब चाहिए, मतलब एक टाइप। जैसे भारत में जब अंग्रेज़ आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर आए थे, वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो जी नहीं रहे थे, अपने ही संस्कृति के हिसाब से यहाँ पर आकर वो रहते थे। तो जब भारतीय लोग देखेंगे उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को, तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी सभ्यता में अपना लेंगे, अपनी संस्कृति में अपना लेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? वो पश्चिमीकरण कहलाएगा। अन्य शब्दों में हम लिख सकते हैं कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भारतीय व्यक्ति जो है वो पश्चिमी सभ्यता एवं उसकी संस्कृति के संपर्क में आकर उसके कनेक्ट में आकर क्या करता है? अपने जीवन पद्धति को बदल डालता है। तो वो क्या कहलाता है? वो पश्चिमीकरण कहलाता है। आई होप अब आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा और आप पश्चिमीकरण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे पश्चिमीकरण की परिभाषा। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा हम देखेंगे डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार, क्योंकि पश्चिमीकरण की अवधारणा भी इन्होंने ही पेश की, उसका अर्थ इन्होंने ही पेश किया और उसकी परिभाषा भी इन्होंने ही पेश की। तो परीक्षा में जब आपसे पूछेगा तो आपको इनकी परिभाषा ज़रूर लिखनी होगी, पूरा डिटेल में आपको पूरा इसी तरह से एक्सप्लेन करना होगा जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो भी ध्यान दें कि ये जो परिभाषा है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दे देगा, पूछ देगा ये किसने दी है परिभाषा। तो फिर आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, क्योंकि सबसे पहले इसकी अवधारणा भी उन्होंने ही पेश की। तो देखिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश, अभी अपनी परिभाषा में लिख रहे हैं कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के 1.5 वर्ष के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है। कि उनके यहाँ पे शासन करने के बाद भारत के समाज में जो भी परिवर्तन आया तो उसी परिवर्तन के लिए उन्होंने कहा कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द को यूज़ किया है, क्योंकि पश्चिम देशों का कल्चर यहाँ पे अपना लेना। और यह शब्द विभिन्न स्तरों यानी जो पश्चिमीकरण शब्द है वो विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल्य आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का घोतक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। दूसरी परिभाषा है लिंच के अनुसार, बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत सीधी है, एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा।
देखिए, पश्चिमीकरण में आता है पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियों, खेलों और मूल्य की स्वीकृति। यानी इन्होंने लिखा कि जो पश्चिमीकरण है उसमें क्या आता है, जो पश्चिमी पोशाक है, जो पश्चिम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वालों का जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, वो कपड़ा कैसा पहनते हैं हमें भी वैसा ही पहनना है, वो कैसा खाना खाते हैं वो भी हमें भी वैसा ही खाना है, उनके जीवन जीने का क्या तौर तरीका है हमें भी वैसे ही करना है, उनकी जो शिक्षा है उसको अपना लेना, वो क्या है, वो भी पश्चिमीकरण है। विधियाँ उनके खेलों को और उनके मूल्य को एक्सेप्ट कर लेना भारतीय समाज के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, वो पश्चिमीकरण कहलाएगा। तो आई होप आप अब इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम समझेंगे पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं जो आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पश्चिमीकरण की पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अब आप लोग कहेंगे मैम हेडिंग पर समझा दीजिए। हेडिंग तो आप इसी को हेडिंग बनाकर लिखिएगा और जो बात मैं आपको समझाती हूँ उसको आपको अपने हेडिंग के अंदर लिखना होगा। अब देखिए, पहली आपका पॉइंट है विशेषता के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। आप इसको डाल दीजिएगा एग्ज़ाम में हेडिंग। और अब आप इसमें क्या लिखोगे, आपको मैंने अभी पश्चिमीकरण के बारे में पूरा समझाया है, तो आपको इससे क्या समझ में आया है कि परिवर्तन होता है समाज के अंतर्गत, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो समाज में परिवर्तन ही तो आ रहा है। तो ये क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो बस आपको इसके अंतर्गत यही लिखना होगा। आप इसमें किस तरह लिखेंगे, आपको इसी तरह लिखना होगा कि भारतीय समाज के व्यक्तियों द्वारा पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति को अपने जीवन पद्धति में अपना लेना, ये क्या है, एक तरह का परिवर्तन है। तो आपको इसी तरह से बनाकर लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप लिख भी लेंगे। दूसरी विशेषता है चेतन और अचेतन प्रक्रिया। चेतन और अचेतन प्रक्रिया का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जानकर समझकर अच्छी लगी तो हमने उसको क्या किया, अपना लिया। और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिसका हमें पता भी नहीं चला और कब भारतीय जनजीवन में वो परिवर्तन घटित हो गया और भारतीय जनजीवन में वो परिवर्तन समा गया, उसके बारे में। यानी देखिए, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ वो केवल सचेत रूप से ही नहीं हुआ है। बहुत सारे परिवर्तन भारतीय समाज में ऐसे भी हो गए हैं। बहुत सारे अंग्रेज़ों के जो कल्चर थे, जब वो भारत में आए तो उनका जो कल्चर था, उनकी जो संस्कृति थी, उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे थे जिनको हमने जानबूझकर नहीं अपनाया, जबकि वो अचानक कब कैसे भारत के जनजीवन में समा गए और भारतीय समाज में परिवर्तन घटित हो गया। तो वही है कि चेतन और अचेतन प्रक्रिया, यानी कुछ चीज़ें जानकर समझकर अपनाई गई वेस्टर्न कल्चर की जो संस्कृति, पश्चिमी देशों की संस्कृति, और कुछ चीज़ें अचानक मतलब पता भी नहीं चला और हमारे भारतीय समाज में वो घटित हो गई और हमने उसको अपना लिया। तो इसमें आपको वही लिखना है। तीसरा है नैतिक रूप से तटस्थ। अब देखिए, नैतिक रूप से तटस्थ का मतलब ये है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में नैतिकता के तत्व होते हैं, लेकिन जो पश्चिमीकरण हुआ भारतीय समाज में, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी पश्चिमीकरण हुआ, जो भी हमने पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाया, भारतीय समाज के द्वारा अपनाया गया, तो वो तत्व अच्छे ही हों। उसमें हो सकता है बुरे भी तत्व हों जिसको अपना लिया गया हो, यानी कि नैतिक रूप से तटस्थ। तो इसलिए भारतीय समाज में पश्चिमीकरण जो है केवल अच्छी दिशा में ही हुआ है। हम इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि ये बात सत्य नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया क्या है, नैतिक रूप से तटस्थ है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अपनाई हैं। हो सकता है कुछ बुरी भी रही हों जो अपना ली गई हों। तो इसमें आपको ये चीज़ें लिखना है। चौथा पॉइंट है जटिल एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया, यानी कि ये प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। ये पश्चिमीकरण की जो पांचवी विशेषता है कि वो क्या है, वो ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है। तो ये विशेषताएं आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब पश्चिमीकरण के परिणाम को समझते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूर पूछे जाएंगे। आपके लॉन्ग में तो पूछ ही देगा कि पश्चिमीकरण का अर्थ लिखते हुए, परिभाषा करते हुए उसकी विशेषताओं और उसके परिणाम का वर्णन कीजिए। और लॉन्ग में आपसे पूछेगा तो पूरा आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा।
अब देखिए पश्चिमीकरण के परिणाम। तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हुई उसके बाद भारत में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन निम्न प्रकार है। आइए अब उन परिवर्तन को समझते हैं जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद भारत में हुआ, जिसमें पहला परिवर्तन है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। देखिए पश्चिमीकरण के बाद जब पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हुई तो उसके परिणाम स्वरूप भारत के समाज की जो परंपरागत व प्रभावशाली संस्थाएं थी, जैसे जाति प्रथा जो थी, संयुक्त परिवार, विवाह, पंचायत, इन सभी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। और दूसरी ओर जो प्रेस है, मतदान, ईसाई मिशनरी जैसी नई संस्थाओं का भी उदय हुआ है। सिर्फ किस कारण? पश्चिमीकरण के कारण। क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने मतलब तेज़ी से इन सारी चीज़ें परिवर्तन हुई और ये सारी चीज़ें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद हुई। अब देखिए दूसरा है राज्य के कार्य क्षेत्र में विकास। देखिए राज्य के कार्य क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैं आपको पढ़ाई भी हूँ कि नए नए अधिनियम इन्होंने बनाए और धीरे धीरे किस तरह राज्य के कार्य क्षेत्र में विकास हुआ, किस तरह, तो ये सारा क्या है? पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद ही हुआ है। देखिए वर्तमान समय में राज्य का कार्य क्षेत्र केवल अपराधी को दंड देने तथा देश की सुरक्षा तक ही सीमित न रहकर जन कल्याण या समाज कल्याण तक विस्तृत हो गया है। और इसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम कल्याण, बाल व स्त्री कल्याण, अकाल की रोकथाम, पिछड़े वर्गों की उन्नति, असंख्य कार्यों को अब राज्य का कर्तव्य माने जाने लगा है। तो ये भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। तीसरा है शिक्षा एवं स्त्री के प्रसार पर बल। आप देखिए हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा बीए 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत आपने इसको पढ़ा होगा कि भारतीय समाज में जो रूढ़िवादिता थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए महान समाज सुधारक उभर कर सामने आए थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे उभर कर सामने आए जिन्होंने आंदोलन किया और शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया। और जो महिलाओं की शिक्षा थी, मतलब उस टाइम देखिए महिलाओं को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। भारत के समाज के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों की स्थिति एक समान नहीं थी। महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी। तो पश्चिमीकरण के बाद ही ये संभव हो पाया कि हमारे भारत के जो महान समाज सुधारक उभर कर सामने आए थे, तो उन्होंने स्त्री शिक्षा को काफ़ी बल दिया और कई सारे कॉलेज, स्कूलों का भी स्थापना की ताकि महिलाएं जाकर उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद ही संभव हुआ। अब देखिए चौथा है हिंदू धर्म की पुनः व्याख्या की गई। अब जैसे देखिए पश्चिमी आदर्शों, सिद्धांतों, मूल्यों से प्रेरणा पाकर ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई, जिसको राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो मतलब इन तरह के धार्मिक संस्थाओं का जन्म व विकास हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म की फिर से व्याख्या दी और इसमें उत्पन्न जो भी बुराइयां थी, जो भी गंदगी थी, जो भी रूढ़िवाद था, अंधविश्वास थे, उन सभी को ख़त्म करने का पूरा प्रयास उठाया, आंदोलन किया, जिसके बारे में मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ। बीए 3rd सेमेस्टर हिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी भी थी, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए जब ये महान समाज सुधारक उभर कर सामने आए थे, उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि जो भारतीय समाज में भेदभाव था, जाति पाति था, छुआछूत की जो भावना थी, लोग एक दूसरे आदि को लोग बुरा समझते थे, मतलब लोग छुआछूत की भावना थी समाज के अंतर्गत। तो जब इन्होंने खुलकर आंदोलन करना शुरू किया, जैसे राजा राम मोहन राय ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने जब आंदोलन करना शुरू किया, और तब जाकर क्या हुआ कि ये सारी भावना जो समाज के अंदर थी, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति की जो भावना थी, वो सब समाज में ख़त्म हो पाई। तो ये सब कुछ पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं। और कमेंट करके तो ज़रूर बता दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।